गांधीनगर गुजरात की धरती से आज देश की राजनीति में सीधी टक्कर का ऐलान हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुली चुनौती दे दी है। मंच तय कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, सच और झूठ का फैसला देश कर लेगा। अमित शाह ने सीधे सीधे राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है, ट्रेड डील को लेकर झूठ फैला रही है और देश के अन्नदाता के नाम पर राजनीति कर रही है। अब सवाल सीधा है, तथ्य बनाम झूठ की इस लड़ाई में कौन सच के साथ है। शाह ने आंकड़े सामने रखे, दावा किया कि यूपीए के 10 साल में जितना अनाज एमएसपी पर खरीदा गया उससे 15 गुना ज्यादा खरीद मोदी सरकार ने की। यूपीए के समय किसानों का बजट 26,000 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 1,29,000 करोड़ तक पहुंचाया गया। आरोप यह लगाया गया कि कांग्रेस द्वारा 70 साल तक कर्ज माफी का झुंझुला पकड़ाकर किसानों को भ्रमित किया गया, जबकि मोदी सरकार 10 साल से हर किसान के खाते में 6,000 रुपए सीधे भेज रही है। और सबसे बड़ा वार राहुल गांधी पर ट्रेड डील को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप। शाह का यह दावा है कि दोनों ट्रेड डील में किसानों के हित सुरक्षित रखे गए। अब सवाल तो यह भी है कि अगर कांग्रेस के पास तथ्य हैं तो बहस से डर कैसा। शाह ने खुला चैलेंज दे दिया, मंच तय कर लीजिए, बीजेपी युवा मोर्चे का अध्यक्ष भी आकर चर्चा कर लेगा। देश देख रहा है, आखिर किसानों के नाम पर राजनीति कब तक। अब फैसला होगा देश हित बनाम सियासी स्वार्थ का, जिस पर जवाब तो देना ही होगा। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया। और मित्रों, वो गुमराह कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचाया है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा, नुकसान किसने किया है। मैं इस देश के किसानों को इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि एक प्रकार से कार्यक्रम जो है, एक प्रकार से तो ये कार्यक्रम गरीबों को पारदर्शी तरीके से अनाज पहुंचाने का है, मगर ये कार्यक्रम किसानों का भी है, क्योंकि अनाज कहां से आता है। अनाज हमारे प्रहलाद भाई जो एमएसपी पर गेहूं, धान, दलहन खरीदते हैं, वो उचित दामों पर और मुफ्त में किसानों तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। मैं आज इस मंच से देश के किसानों को कहने आया हूं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिकन ट्रेड डील, ये दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये डेयरी की भूमि है। राहुल गांधी जी, क्या आप झूठ फैला रहे हो? मोदी जी ने ये ट्रेड डील कर हमारी डेयरी को समाप्त कर दिया। अरे हम तो डेयरी के लिए रास्ता बढ़ाने वाले लोग हैं। तीनों समझौतों में डेयरी सेक्टर को पूर्णतया सुरक्षा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके माध्यम से हमारे कृषि उत्पाद और हमारे मछुआरों के प्रोडक्ट पूरे दुनिया के बाजार में पहुंचने का रास्ता भी खुला है। मैं आज फिर से एक बार भारत के मछुआरों को, भारत के पशुपालकों को और भारत के कृषकों को, किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कभी भी आपके हितों के साथ समझौता भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कर ही नहीं सकते। ये असंभव है। ये काम तो आपने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, डंकेल प्रस्ताव पर जब साइन किया तब किया था। ये तो भगवान भला करे, भारत की जनता का 14 में आपको गुड बाय टाटा कह दिया। मोदी जी आए, मोदी जी ने वो समझौते को बदल दिया। आपने खोल दिया था पूरे विश्व के लिए भारत के कृषि बाजार को।
मोदी जी ने जाकर दृढ़ता के साथ आपने किए धैर्य को उल्टा करने का काम किया और आज भी किसानों की सुरक्षा के लिए वो चट्टान की तरह खड़े हैं। मित्रों, आज एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है अन्न वितरण के क्षेत्र में, अन्न सुरक्षा के क्षेत्र में। अभी भी कुछ बची खुची जो अपारदर्शिता थी, भ्रष्टाचार था, एक ही झटके में सारी चीजों का इलाज नरेंद्र मोदी और प्रहलाद जोशी ने कर दिया है। और मुझे बहुत आनंद है कि गुजरात सरकार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई और हर्ष भाई का मैं धन्यवादी हूं कि उन्होंने इसके प्रयोग के लिए गुजरात की भूमि चुनी है और विशेषकर मेरे मत क्षेत्र को चुना है। वो मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, क्योंकि इससे हर गरीब नागरिक को अपना जो अधिकार है, गेहूं प्राप्त करने का, चावल प्राप्त करने का, दलहन प्राप्त करने का, तेल प्राप्त करने का, नमक प्राप्त करने का, शक्कर प्राप्त करने का, वो अधिकार की पूर्णतया सुरक्षा अब पारदर्शी तरीके से होगी और बिचौलिए की कोई जगह नहीं बचेगी। तो फिलहाल जिस तरीके से आप केंद्रीय गृह मंत्री को सुन रहे थे, साफ तौर पर आपको बता दें कि उन्होंने खुली चुनौती जो है वो राहुल गांधी को दे दी है कि चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड डील पर भी केंद्रीय गृह मंत्री बोले हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस सिर्फ ट्रेड डील पर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जब जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी बोलने से नहीं बचती है और लगातार झूठ फैलाने का काम किया जा रहा है। उनकी तरफ से यह भी बताया गया कि जब कांग्रेस सरकार थी तो किसानों के लिए क्या बजट था और आज उस बजट को कितना ज्यादा बढ़ाया गया है। किसानों के खातों में लगातार 6,000 रुपए जा रहे हैं, सीधे तौर पर जा रहे हैं, किसानों को बढ़ाने का काम हो रहा है। तमाम बड़ी बातें जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर करते हुए नजर आए हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर खुली चुनौती दे रहे हैं तो क्या कांग्रेस इसको स्वीकार करेगी। खेमचंद शर्मा जी हैं बीजेपी प्रवक्ता। खेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाचस्पति द्विवेदी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। द्विवेदी जी स्वागत। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी स्वागत। मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खेमचंद जी, शुरुआत आप ही के साथ करूंगा। अब तो साफ तौर पर खुली चेतावनी और खुली चुनौती दे दी गई है, स्वीकार कर पाएगी कांग्रेस? आवाज पहुंच रही है मेरी? नमस्कार जय हिंद। आवाज आ रही है आपको? जी। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को, देशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। जय भोले की। देखिए, आदरणीय अमित शाह जी ने सच बोला है। आदरणीय अमित शाह जी ने जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद को बंधक बनाया हुआ है, नहीं चलने दिया जा रहा है, डिबेट सही से नहीं हो पा रही है, चर्चा नहीं हो पा रही है, हर एक काम को रोकने का, टोकने का उन्होंने जो एक तरीके से सुपारी ले रखी है, उसको डिफ्यूज करने का काम आदरणीय अमित शाह जी ने किया। और अमित शाह जी ने जो कहा है, हम किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है। किसान समझ रहे हैं, किसान मान रहे हैं, किसान बार बार अलग अलग इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देके ये सिद्ध भी कर रहे हैं कि किसान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आज जन जन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, विकास के लिए काम कर रही है, आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और किसानों की जो समस्या वर्षों से, मतलब 60-65 साल से पेंडिंग थी, उन पे भी गंभीरता से काम करने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार ने किया है। तो आदरणीय अमित शाह जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, उन्होंने अपनी बात रखी। और जो राहुल गांधी को जो चैलेंज दिया है, मैं पक्का, मेरे को पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी उस चैलेंज को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो चर्चा नहीं करना चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ उनका है आरोप लगाओ और भाग जाओ, वो उनकी नीति है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास साक्ष्य नहीं है। अगर आमने सामने की चर्चा करेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी इस चैलेंज को स्वीकार नहीं करेंगे और वो जो उनकी नीति है उसी पे काम करेंगे। ठीक है, द्विवेदी जी बताइए, अब तो साफ तौर पर, खुली तौर पर अब तो चुनौती मिल चुकी है आपको, चर्चा कीजिए मंच पर जाकर, स्वीकार होगा ये चैलेंज? बिल्कुल होगा। अभी ट्रेड डील में आपने देखा किस तरीके से जब किरण रिजिजू साहब ने कहा कि आप इसको समर्पित करते हैं या आप इसको ऑथेंटिकेट कर पाते हैं, उसी समय उन्होंने कहा
हाँ, मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। किरण रिजिजू को बचाने के लिए और सरकार की साख को बचाने के लिए उस समय के जो पीठासीन अधिकारी थे, मंचासीन थे, उन्होंने जगदेव रामपाल जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये पीठ ने नहीं कहा है। आपने कहा हम किसी चैलेंज से कभी भागते नहीं है। और जो झूठ परोसा जा रहा है, मैं उस पर आपको थोड़ा सा तफसील से बता दूं कि जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तो उस समय जो गेहूं का जो खरीद मूल्य था, MSP थी, वो 630 रुपए थी। मैं क्रम वाइज आपको 2004 में से लेकर 2014 तक बता देता हूं। 4 से 5 के बीच में 640 रुपए हुआ, 5 से 6 में 650 हुआ, 6-7 में 750 हुआ, 7-8 में 1000 हुआ, 8 से 9 में 1080 हुआ, 9 से 10 के बीच में 1100 हुआ, 11 से 12 के बीच में 1120 हुआ, 12 से 13 के बीच में 1285 हुआ, 1350 हुआ, 13 से 14 के बीच में 1400 हुआ। यानी कि हमने लगभग डबल किया, 122% की हमने वृद्धि की MSP में। दूसरी उसी की तुलना अगर हम चावल के साथ कर दें तो वाजपेयी जी ने उस समय उसको 550 रुपए में MSP पे लिया करते थे। हमने 138% वृद्धि के साथ 1310 में चावल को खरीदा। और जहां तक आप बात करते हैं किसानों के हित की बात, किसानों की बात ये कब से करने लगे कि किसानों के लिए आंदोलन के लिए तो कील कांटे और बैरिकेटिंग ये सब कुछ करते रहे, हजारों किसान सीमा पर मर गया। इन्होंने किसानों को कभी भी कर्ज माफी नहीं करी। हमने 80,000 करोड़ रुपए की लगभग कर्ज माफी की। लगभग जो सीमांत किसान थे उनको हमने पूरी कर्ज माफी की और छोटे किसानों को भी कर्ज माफी की। 3.7 करोड़ किसानों को हमने कर्ज माफी की थी। और अगर उसी की तुलना अगर आप कर लें तो 14 में 1450 से लेके इन्होंने केवल 2450 का लास्ट में अभी जो 24-25 में क्रय किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, यानी मोदी गवर्नमेंट ने, वो 2425 है। तो अगर आप कैटेगरिकली उसको देख लें तो कोई लगातार वही स्थिति है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का जब सरकार जब 2014 में आई तो इन्होंने बड़े वादे किसानों के साथ किए थे, वो कोई वादे नहीं हुए। किसान को लूटा गया, किसान को फसल बीमा की योजना के नाम पे हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ रुपए उनसे वसूल लिया गया। और जब उनकी फसल बर्बाद हो गई तो किसी को 1.5 रुपया मिल रहा है, किसी को 4 रुपया मिल रहा है, किसी को 6 रुपया मिल रहा है। अगर आप आंकड़ों में जाके चेक कर लीजिएगा उर्वरक की क्या स्थिति हुई वो जरा देख लीजिएगा। अभी 22-28 हजार करोड़ की अमित शाह बात कर रहे थे। नहीं तो साफ तौर पर अब पहले आपके समय में बजट जो था और आज जो किसानों के लिए बजट है उसमें बहुत फर्क आ चुका है। आप ये भी देखिए किसानों को अब 6,000 रुपए सीधे तौर पर मिल रहे हैं, ये फर्क देखिए ना। उसी बात पे आ रहा हूँ। उर्वरक में हमने 70,000 करोड़ रुपए दिया उर्वरक पर, और खाद्य सब्सिडी में 90,000 करोड़ रुपए दिया। नहीं, अब ये चीज खेमचंद जी लेके बैठ जाएंगे, अभी फिर वो गिना देंगे पूरा आंकड़ा, से आप गिना रहे हैं आंकड़ा। वो करिए तो हम बता रहे वो भी बताएं ना। बताइए खेमचंद जी। गलत अगर झूठ है तो झूठ साबित करें ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। बोले खेमचंद जी। उनका भी तो हमने पक्ष रखा। जितनी सब्सिडी या जितनी सहायता किसानों को दी उससे लगभग 6 से 7 गुना सहायता किसानों को सीधा उनके अकाउंट में PM किसान के माध्यम से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ट्रांसफर करवा चुके हैं। हर क्वार्टर में लगभग 10 करोड़ किसानों को पैसा जाता है। और मोटा जो बजट है 18,000 से 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा जाता है। नहीं, अगर आप बस इतना बताइए, जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे जितनी लंबी चौड़ी इन्होंने फेयर लिस्ट गिना दी है, ये सच है झूठ है? गलत हो तो साबित करें, मैं मंच पे बैठा हूं। इन्होंने जो बताया इन्होंने हाफ ट्रूथ बताया। मैं किसी को झूठ नहीं बोलता, इनको हाफ ट्रूथ बताया। पहले क्या कोई डायरेक्ट सहायता मिलती थी? नहीं मिलती थी। इन्होंने एक बार चुनाव जीतने के लिए 2009 में ऋण माफी की योजना लाए थे, और जो इन्होंने खर्चा किया, मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, उससे 7 से 8 गुना पैसा अभी तक आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार ऑलरेडी किसानों को उनके अकाउंट में दे चुकी है। ये नहीं है घोषणा और उसके बीच में कितना पैसा जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, और लगातार देती रहेगी। ठीक है, तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ संदीप जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। ठीक है खेमचंद जी, आ रहा हूँ। संदीप जी, एक बार आप बेहतर बता पाएंगे। अब देखिए, खेमचंद जी बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, द्विवेदी जी कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से गिनाई जा रही है चीजें, क्या फर्क है और आज क्या हकीकत है? देखिए प्रद्युमन जी, एक तरफ द्विवेदी जी हैं और एक तरफ शर्मा जी हैं। दोनों ब्राह्मण लोग हैं और मेरे लिए तो दोनों आदरणीय है, और मैं जानता हूं दोनों लोग झूठ नहीं बोलते। लेकिन चूंकि राजनीतिक अखाड़ा है और दोनों को अपनी अपनी बातें रखनी है मजबूती से, और दोनों रख भी रहे। लेकिन मैं ये मानता हूं कई कदम किसानों के लिए बेहतर उठाए गए हैं।
जिस तरीके से किसान सम्मान निधि जो पहले कभी नहीं मिलती थी, मोदी जी के आने के बाद वो मिलने लगी है। एक किसानों को बहुत ज्यादा जो फायदा हुआ है, वो जो एक इलाज के लिए जो कार्ड बनाया है, आयुष्मान भारत कार्ड बोलते हैं उसको, उससे मेरे ख्याल से किसानों को, गरीबों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन किसानों के लिए अभी और भी बहुत कुछ प्रद्युमन जी करने की जरूरत है। वो अभी हमें खेमचंद शर्मा जी बता सकते हैं कि पाइपलाइन में क्या है जो किसानों को दिया जा सकता है, जिससे किसानों की हालत और बेहतर हो सकती है। ठीक है मनोज जी, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते आप बेहतर तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर कांग्रेस ने वाकई में किसानों के लिए इतना कुछ किया होता तो शायद आज कांग्रेस इतने साल से बाहर तो बैठी नहीं होती। चाहे हम यूपी की बात कर लें, केंद्र की बात कर लें, अब बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो भी एक बार आप बताइए। आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को जो करना चाहिए शायद वो 70 साल में उतना नहीं कर पाए। इसलिए आज हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं कि फार्मर्स का कंडीशन उतना नहीं बढ़ पाया। हालांकि बहुत से ऐसे स्टेप लिए गए थे और कांग्रेस के समय में भी, जैसे हरित क्रांति की अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा जैसे एरिया में, तो हम लोगों को फूड ग्रेन्स का बहुत प्रॉब्लम था उस समय। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया गया था कांग्रेस द्वारा। आज हम लोग जो है वो निर्यात करते हैं फूड ग्रेन्स का। तो बहुत ऐसे स्टेप्स है, जैसे कंडीशंस जो फार्मर्स के बच्चे होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, उनको फिर से जो है वो खेती पे ही निर्भर रहना पड़ता है। तो और जो अभी अगर कॉस्ट प्रोडक्शन का, अगर फार्म प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट का अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत से हम लोग देख रहे हैं कि किसान जो है कर्ज के मारे सुसाइड भी करते आ रहा है। तो कंडीशंस जो है वो जहाँ का वही है। वो हालांकि बहुत से स्टेप लिए गए हैं वो मोदी जी की सरकार द्वारा, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसानों के लिए बहुत से काम करने होंगे। और जहाँ तक अमित शाह जी और राहुल जी का जो एक मामला आया है, मुझे लग रहा है कि यूएस डील जो हुआ है भारत का, जो अमेरिका के साथ जो डील हुआ है, उसी को लेकर के अमित शाह जी ने जो है वो चैलेंज किया है कि आप जो है भ्रम मत फैलाइए, जो भी हुआ है उसको जो है हम जो है लोगों को बढ़िया से समझाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डील तो हुआ है, लेकिन अभी पब्लिक फोरम में क्या क्या साइन हुआ है ये चीज़ आया नहीं है। जब तक ये पूरा आएगा नहीं तब तक वो पता नहीं चल पाएगा। जैसे स्टार्टिंग में ट्रंप ने जो है 50% लगा दिया था, फिर 25%, अब जो है 18% टैरिफ लगाया गया है। तो ये सब और वहीं जो है तो ये बांग्लादेश चीजें तो पूरी साफ है। ट्रेड डील में जिस तरीके से जो फाइन था उसको हटा दिया गया। अब ट्रेड डील पर भी साफ तौर पर आपको बता दें कि भ्रम फैलाने की कोशिश यहां पर हुई। अब राहुल गांधी के मैंने साफ तौर पर देखा है कि आते हैं, बम फोड़ने की कोशिश करते हैं और बम फोड़कर चुपचाप चले जाते हैं, फिर शांति हो जाती है, खामोशी छा जाती है। उस खामोशी के बाद वो मुद्दा दोबारा उठता ही नहीं है और खुद भी राहुल गांधी उठाते ही नहीं है। खेमचंद जी अगर गलत कह रहा हूं तो बताइए, आ रहा हूं द्विवेदी जी आपके पास। देखिए, राहुल जी की आदत बन गई है आरोप लगाओ और भाग जाओ, आरोप लगाओ और भाग जाओ। और यही देखने को मिल रहा है। करते हैं और ना ही वो चुनावों में चर्चा करते हैं, ना ही वो ग्राउंड पे चर्चा करते हैं। उनकी आदत हो गई है और उसी की वजह से आज कांग्रेस को पूरा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहीं भी किसी भी स्टेट का इलेक्शन हो, वहां पे कांग्रेस क्यों नीचे जा रही है, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जब नेता एक स्टैंड नहीं लेता, देश का स्टैंड नहीं लेता, डेवलपमेंट का स्टैंड नहीं लेता, जनता की बात नहीं करता है, सिर्फ अपनी ढपली, अपना राज या अपना राग ही अलापता है, तो उसे लोग नहीं पसंद करते। तो राहुल गांधी जी के साथ क्या हो रहा है, उनकी अपनी ढपली, अपना ही राग है, जो लोगों से कनेक्ट नहीं करता, लोगों की समस्याओं से कनेक्ट नहीं करता, देश से नहीं कनेक्ट करता, देश का जो अभी इस समय मोमेंटम चल रहा है उससे कनेक्ट नहीं करता। पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। आज बड़ी बड़ी शक्तियों ने भारत के साथ डील की और वो उसको डिफेम करने में लगे हुए हैं, भारत को बदनाम करने में लगे हुए हैं। आज विश्व ऑर्डर भारत के पक्ष में है। क्यों भारत के पक्ष में? आज यूरोप ने डील की, यूरोप ने की तो अमेरिका भी खुश हुआ कि नहीं, भारत के साथ डील करेगा, नहीं करेगा तो भारत को आपकी शायद उतनी जरूरत ही नहीं है। भारत की इकोनॉमी ने दिखा दिया बिना हल्ला मचाए। ये कह रहे हैं कि हल्ला मचाओ, अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो आप ट्वीट का जवाब दो। क्यों दें? जिस तरीके से आज क्रिकेट मैच चल रहा है, जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर अपने बैट से जवाब दिया करते थे, मुंह से जवाब नहीं दिया करते थे, वैसे ही आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की इकोनॉमी ने परफॉर्म करके पूरे विश्व को जवाब दिया, अमेरिका को भी जवाब दिया। आप अनाप शनाप जैसे भी टैरिफ लगाना चाहें लगा लो, लेकिन भारत की इकोनॉमी रुकेगी नहीं, क्योंकि भारत ने नए बाजार इजाद किए हैं, नए पार्टनर्स बनाए और नई अपॉर्चुनिटी खोजी, और नई अपॉर्चुनिटी और नए बाजार खोज के हम लोग आज विश्व में जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है उनमें सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा हम प्रगति कर रहे हैं, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम अपने हितों का ध्यान रख रहे हैं। हम किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं।
जब हमें रशिया के साथ डील करनी है तो रशिया के साथ कर रहे हैं, यूरोप के साथ ठीक करनी है। है यूरोप के साथ कर रहे हैं, अमेरिका के साथ करनी है अमेरिका के साथ कर रहे हैं। हम अपने तो भ्रम किसानों फैलाने के का हितों काम के क्यों साथ हो रहा भी है? समझौता नहीं कर रहे। नहीं तो भ्रम हम क्यों अपने फैलाया जा रहा है? किसानों ये के चीज इंटरेस्ट पच नहीं रही है कि इंटरेस्ट कांग्रेस को को? बना के रख रहे हैं, ये सरकार की उपलब्धता है। और राहुल गांधी जी विपक्ष में है, विरोध करना आपका, ठीक है, लेकिन विरोध आ रहा हूं मैं करना आपके पास हर चीज खेमचंद जी, में, ठीक है। वो आपका बोलिए देवेंद्र काम जी। नहीं है। कंस्ट्रक्टिव विरोध आपका काम देखिए, है। जिस तरीके से डिस्ट्रक्टिव आप विरोध कर रहे हो, उससे आप देश का भी नुकसान करने का प्रयास कर रहे हो और अपना भी कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल देश का नुकसान तो आप कर रहे हैं। आप जब पीछे से चले जाइए 3.3% टैरिफ लगा करता था पहले, फिर उन्होंने 25% का अधिभार आपके ऊपर पेनल्टी यानी कि, और 25% का टैरिफ, इस तरीके से 50% की बात की थी। और उन्होंने कहा रशिया से आप तेल नहीं लेंगे, आपने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, तब वह 25 की जगह आप 18% तेल लेना बंद नहीं हुआ है। सुनिए सुनिए सुनिए, फिर वही हो आप गया, फिर हो गया, आपको हो गया, मोदी रुकिए, साहब रुकिए, गलत बात रुकिए, कर रहे बाद में। हैं। रशिया नहीं, से नहीं, कोई तेल बात बंद कोई बात नहीं, नहीं हुआ अपने है। समय कह लीजिए, और मेरा समय खराब मत करिए आप, मैं आपके समय में नहीं बोला, से भारत के खिलाफ नहीं है। मुझे रोकिएगा, मुझे कहने नहीं, दीजिए। ठीक है। एक्सपोज एक करना, बार मुझे सुन लीजिए, एक्सपोज करने सुन लीजिए। दीजिए, एक्सपोज करने दीजिए। 18% पे आप जाके टिक गए हैं। आप जो भी सामान भेजेंगे वहां पे 18% अमेरिका टैरिफ लगाएगा, लेकिन आप वहां से जो सामान आयात आप करेंगे उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। आपके निर्यात पे 18% टैरिफ लगेगा। पहले 3.3% था, अब 18% हो गया, यानी कि लगभग 15% तो टैरिफ बढ़ ही गया। नहीं और तो आप जो ये कह रहे हैं अमेरिका ये नहीं भेज रहा है होगा। वो जो अमेरिका सामान ले रहा है भेज रहा है वो 0% में भेज रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए ना, आयात नीति में क्या है, यही तो दिया ठीक है, है, 0% मैं एक बार है। कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, संदीप जी, और ये सच बात है? कर लीजिए ना, हाँ कर लीजिए, संदीप जी। आयात पे 0% है। देखिए प्रद्युमन जी, बिल्कुल जो ट्रेड डील सामने आई है, जो उसके अभी इनपुट्स निकल कर के आ रहे हैं, उसमें ये है कि अमेरिका हमारे यहाँ 0 टैरिफ पर काम करेगा और हिंदुस्तान को 18% टैरिफ देना पड़ेगा। ये किसी छिपी हुई नहीं है। रही बात जो किसानों के लिए ट्रेड डील की गई है, उसमें राहुल गांधी क्या बोलते हैं और बीजेपी की सरकार के लोग क्या बोलते हैं, उसका मुझे लगता है बहुत जल्द पता चल जाएगा। इस चीज की जो सुगबुगाहट है वो देश के किसानों में चल रही है। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो देश के किसान आगे बढ़कर के इसका वेलकम करेंगे, अदरवाइज जैसे हमने पहले देखा फिर से सड़कों पर किसान मिलेंगे। ठीक है, मनोज जी आपकी राय? बिल्कुल सही बात हो मुझे गई। ऐसा लग रहा है कि जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और आगे भी चलेगा, एक बहुत अच्छा फोरम था कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कि जो भी डील हुआ है उसको जो रिवील किया जाए और डिस्कशन किया जाए। ये दुर्भाग्य की बात है कि दोनों पार्टी किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी हो, पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे जो है आम आदमी का पैसा तो जाता है, उससे साथ साथ क्लैरिटी नहीं होता है कि अल्टीमेटली हुआ क्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इश्यूज हो इंडिया का रिलेटेड हो, जैसे इंडिया यूएस का जो डील अभी हुआ है, इस पे बृहत रूप से चर्चा होती तो शायद पूरे फार्मर सेक्शन हो चाहे आम आदमी हो, उसको क्लैरिटी हो जाता है कि एक्चुअल डील हुआ क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा डील होता भी नहीं है, पहले से ही जो है इंफॉर्मेशन आने लगता है और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लोगों को पता नहीं चलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहां दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को चर्चा करना चाहिए। ठीक है, साफ तौर पर चर्चा यहाँ पर जरूर करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कह तो दिया गया है कि आप आइए, बातचीत करिए और दूध का दूध पानी का पानी होगा। द्विवेदी जी, जब बीजेपी खुद ही कह रही है तो आवे तो दिक्कत क्या करने में? बिल्कुल कहा, बिल्कुल सत्य आप रख ही नहीं रहे हैं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, सरकार तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो आज नहीं तो केंद्र गृह मंत्री ने क्या कहा है? जयशंकर जी, एमईए कुछ कहता है, कोई खुलासा नहीं हो रहा है। ट्रेड डील पे कोई खुलासा भारत सरकार ने नहीं किया, भारत सरकार के किसी मंत्री ने नहीं किया। जो खुलासा कर रहे हैं ट्रंप साहब कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा। क्या निगोशिएशन हो रहे, जनता को कुछ नहीं बताया जा रहा, भारत सरकार को कुछ नहीं बताया जा रहा, पार्लियामेंट के सेशन में कुछ बात नहीं हो रही है। केवल जो ट्रंप साहब कह रहे हैं उस पर ही पूरा का पूरा विचार विमर्श पूरे देश के अंदर हो रहा है। उसमें जो किसानों के ऊपर के जो मुश्किलें आने वाली हैं वो साथ साथ दिख रही हैं। किस प्रकार से आप सोया नहीं लेंगे, ठीक है सोया नहीं लेंगे, सोयाबीन का तेल तो आप देंगे, तो सोया कैसे नहीं लेंगे? कपास आप देखिए, बांग्लादेश का ही आप देख लीजिए, बांग्लादेश से कपास वो 0% में ले रहे हैं, हमसे 18% में लेंगे, हम पर टैरिफ 18% लगाएंगे और बांग्लादेश से 0% लगाएंगे। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारी इकोनॉमी को खत्म करने के लिए, हमारे कपास किसानों को समाप्त करने के लिए कितना कुत्सित प्रयास ट्रंप सरकार कर रही है। और पूरा देखिए किस तरीके से आपने सरेंडर हो गया पूरा का पूरा।
आप कोई बात ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं हमारे तो बात तीन करने लोग के कुछ लिए नहीं बता पा केंद्रीय रहे। गृह मंत्री ने बोल तो दिया कि मैं चुनौती दे रहा हूं, कोई भी मंच आप आइए, चुनकर आइए, बताइए, हम हम चर्चा कभी नहीं करने के लिए डरे। तैयार हम कभी हैं। नहीं अगर डरे। कोई गलत हम इंसान कभी नहीं होगा डरे। तो वो चर्चा की हम चुनौती कभी थोड़ा ना नहीं देगा। बिल्कुल करेंगे। अब बिल्कुल ये खड़े तो मन से वक्त करेंगे, बताएगा। पूरी ताकत से नहीं, करेंगे। ये तो वक्त बताएगा कि राहुल गांधी इसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कभी नहीं डरे, बिल्कुल करेंगे। माइक बंद मत कराइएगा और समय करा पूरा बोलने दीजिएगा और तब आपको पता चल जाएगा, देश को पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी बोलिए की खेमचंद क्या जी। स्थिति है। पूरी दुनिया में किस तरीके से सरेंडर कर देखिए, दिया मोदी जी ने, शायद पूरे ट्रंप के सामने, वो सब पूरे दुनिया शायद को द्विवेदी दिखाई दे रहा जी, है। क्योंकि वो इग्नोरेंट हैं और एक पर्टिकुलर चीज को जिस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, अच्छा, आज आप- भारत और आप- अमेरिका आप बहुत अरे जानकार सुन हैं। लो भैया, बता सुन दीजिए, लो, सुन लो बड़े टैरिफ भाई, पे नहीं सुन बता लो। पा रहे थे। अभी तक अमेरिका टैरिफ की बात और करें, भारत आप बहुत का ज्ञानी हैं। ट्रेड जगह बैठा आप हमसे डेफिसिट जो है, लीजिएगा। अरे बोलने दीजिए भारत अब उनको बोलने ज्यादा दीजिए ना, एक्सपोर्ट करता है, बोलने दीजिए। अमेरिका साहब को भारत छोड़िए, को कम हम यहाँ एक्सपोर्ट बात करिए। करता है। आज वो के- लगभग आज 100 के- अरे बिलियन बोलने डॉलर दीजिए ना के देवेदी जी। आसपास पहुंचने वाला है। 100 बिलियन से 500 ज्यादा का डॉलर बिलियन का इनको लेना पड़ेगा अमेरिका के गैप साथ। है। तो वो उसके कितना लिए लेगा, ये भारत पता सिर्फ नहीं वहां है। पे कपास, जो आप एक दो चीजें 500 कह रहे बिलियन हैं, डॉलर का भारत आपको वहां पे लेना ही सर्विसेज पड़ेगा एक्सपोर्ट अमेरिका करता है, भारत इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट करता है, भारत फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करता है, भारत लग्जरी आइटम्स एक्सपोर्ट भी करता है, भारत बहुत सारी चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। 18% तो जब डील 18% होती है लगेगा। तो डील में ऐसा नहीं है कि भाई आप हर एक 18% आइटम को अड़ोस पड़ोस में लगेगा। यहाँ पे कम दे रहे हो, हमको ज्यादा दे रहे हो। हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बांग्लादेश नहीं एक्सपोर्ट करता, वो हम कर रहे हैं। लगभग 100 बिलियन डॉलर अरे का भाई, गैप है, कपास ट्रेड की गैप है। बात कर रहे हैं तो आप केवल। अरे सुन लो, अब आप कपास में कपास आप पे आ गए। अब ऐसे थोड़ी नहीं होता सुन लीजिए, है आप कि एक बार हम। सुनिए ना उनकी पूरी बात। और दूसरा, द्विवेदी जी, भारत की जो कपास अरे आप इंडस्ट्री 18% की बात है करिए ना, आप इतनी अरे सारी सुन चीजें लो बता यार, रहे हैं, इन पे 18% टैरिफ आप लगेगा। आप अपनी बात पे ही फंस गए। भारत की कपास इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, एक्सपोर्ट तो डिपेंडेंट जिसने कहा नहीं है। कौन कह रहा नहीं है? आप एक्सपोर्ट जो डिपेंडेंट बेचते हैं, नहीं आप है। जो टेक्सटाइल भारत बेचते हैं, की वो सारा कपास कहाँ से होता का है? बिना कपास के कैसे? मैक्सिमम अरे हैंडलूम कहाँ से इन होता है हाउस भाई? देश में ही हो हैंडलूम जाता भारत में है, किससे होता है? देश में ही क्या- हो जाता है। अरे रोम से होता है क्या? रॉ मटेरियल, एज अ किससे रॉ होता है? मटेरियल एक्सपोर्ट होता है? डिपेंडेंट नहीं है। हम किससे उसको होता है? प्रोसेस खेमचंद जी, बड़ी बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में लेकिन जो भ्रम फैलाने की बात कही जा रही है और बीजेपी साफ तौर पर चुनौती दे चुकी है कि मंच चुनिए, हम चर्चा के लिए तैयार है। मंच चुना जाएगा, राहुल गांधी स्वीकार करेंगे, सवाल अब यह खड़ा होता है, उसके बाद तो चर्चा हो ही जाएगी। हम खैर मकदम करते हैं चर्चा का। अरे आपके उससे कहने से क्या मतलब है? राहुल गांधी चुनेंगे नहीं चुनेंगे, अरे मैटर तो राहुल वो नहीं करता करेंगे, है। मैं स्पोक्सपर्सन हूं, मैं बता रहा हूं आपको। अब मैं शर्मा कह जी रहा हूं, यहाँ पर बोल दें कि हाँ वो साहब कभी नहीं- प्रधानमंत्री आएंगे चर्चा के शर्मा- लिए, अभी तो शर्मा प्रधानमंत्री जी। को तय करना है ना। अरे शर्मा जी प्रधानमंत्री तय जी भागे, करेंगे। अभी संसद, शर्मा जी प्रधानमंत्री जी भागे, शाह साहब भागे, राजनाथ सिंह जी भागे। अरे तो संसद शाह से। साहब तो शाह साहब तो बोल ही रहे हैं कि आइए वो- चर्चा कीजिए। वो मंचों से बोलते हैं, मंचों से अब बोलते बोल तो हैं। दिया, अब लेकिन- ये थोड़ी लेकिन ना कि पार्लियामेंट मुंह में उठा नहीं के कोई बोलते। कभी भी चर्चा के लिए बैठ पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, बोलते। ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे तो किस तरीके से बैठते हैं संसद में? किस तरीके से बैठते हैं? वो तो देखा ही है कौन सा आपके, तरीका होता है जब तो आपके सांसद सस्पेंड हुए थे। क्या हरकतें करते हैं आप अरे लोग तो संसद सस्पेंड में? करते रहिए। अरे वो तो आप सस्पेंड करते रहिए, आप तो माइक बंद कर दीजिए। आप नहीं बताइए, तो जो विषय पे बुलवाइए। अब मान के आप चलिए आप एक बोलते डिबेट नहीं में दीजिए। बैठे हुए हैं आप और आप डिबेट में बदतमीजी करेंगे तो फिर तो अब क्या करा जाएगा? यही किया जाएगा जो संसद में होता है। फिर हर चीज की एक सीमा होती है ना। आपने कहा आप कौन होते हैं, तो मैंने कहा मैं कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हूं, मैं कह रहा हूं। संदीप जी बताइए ना, ये कह रहा हूं। आप जब संसद के अंदर बदतमीजियां, पेपर फाड़ के स्पीकर पर ही फेंक दे रहा, जब इस तरीके की चीजें होंगी तो सस्पेंशन भी होगा, कार्रवाई भी होगी। और बार बार ये आरोप कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। चलिए ये आरोप अगर जैसा आरोप लगाया जाता है, अगर इस पर एक बार सोच भी लिया जाए, लेकिन अगर आपकी नीति इतनी स्पष्ट होती और साफ होती तो जनता तो आपको वैसे ही चुन चुकी होती और आज आपको तो ये लड़ने और आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तेलंगाना में बुरी तरह भाजपा हार गई। अरे कहाँ एकाध राज्य की बात करते हैं आप? अरे एकाध राज्य की बात बताइए। करने लगे आप। संदीप जी। तमिलनाडु में देख लीजिएगा, अभी बंगाल में देख लीजिएगा, अभी सभी राज्यों में असम भी हाथ से जा रहा है। राहुल गांधी देख लीजिएगा। अपनी हम सीट बात ही हार गए करेंगे थे। आपके साथ। चलिए बोलिए संदीप जी। अरे हार गए थे तो अटल बिहारी भी अच्छी हार गए थे। क्या अच्छी बात कर रहे हैं आप? सिंधिया जी भी हार गए, सबको हार गए। कौन नहीं बताइए हारता? संदीप जी। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं आ रहे क्या? देखिए, अच्छा, द्विवेदी जी- उत्तर प्रदेश में कब से नहीं है आप लोग? सचिन, उत्तर प्रदेश में कब से सरकार नहीं बनाई? हमने 30 साल से ज्यादा तो नहीं बनाई। आपने तो 7 साल से बिहार में बंगाल में नहीं बना पाए।
ये अब कोई बात हुई आपकी? आपका केरल में नहीं बना? बताइए। ये कोई तर्क है? कुछ ये कोई तर्क है? कुछ सांसद कोई तर्क है? कुछ हमें- सांसद लेकर जब आप इस तरीके से घमंडी बात कर सकते मुझे लग रहा- हैं तो सोचिए आज आप स्थिति घमंडी क्या हो बात- रही है कांग्रेस की। हर तरफ से आप कांग्रेस भी- लुप्त होती हुई आप नजर आ भी रही है। की कोशिश जो कर रहे सच्चाई हैं। है, आप भी आपसे अच्छा की कोशिश समाजवादी कर रहे हैं। पार्टी कर रही है। आज हम 19 करोड़ वोट हमें ऐसे ही नहीं मिलता पूरे देश के आपसे अंदर। अच्छा समाजवादी पार्टी हमें कर रही सीटें है। नहीं मिलती। कांग्रेस तो खत्म अरे हो आप चुकी है। समाजवादी सिर्फ के बम प्रवक्ता फोड़ो नहीं भागो, बम फोड़ो और भागो। बताइए। आप लग रहा है बात सपा के प्रवक्ता हो गए आप। अच्छा अरे आप भाई, सपा अच्छा है भाजपा आपने तो एक ही सिक्के के पहलू है भाई। अच्छा है आपने बीजेपी नहीं आप बोला। दोनों तो एक दूसरे के पहलू ही है भाई। अच्छा है आपने बीजेपी नहीं बोला। संदीप जी बोलिए। अब बीजेपी और देखिए, सपा एक ही सिक्के के प्रद्युमन पहलू है जी- भाई। देखिए प्रद्युमन जी, राजनीति में हमें नेताओं की बातों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। राहुल जी कहते हैं कि मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, आप आइए, मुझे टाइम दीजिए। और बिल्कुल, सीधा कई बार कहा प्रधानमंत्री है। से टाइम मांगते हैं, सीधा प्रधानमंत्री से वो टाइम मांगते हैं। और अगर आज आप अमित शाह जी की बात सुनेंगे तो अमित शाह जी ने कहा, देखिए हम चर्चा करने के तैयार है, कहीं भी आप आ जाइए और हमारा जो युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष होगा उसके साथ आप चर्चा कर लीजिए। इन बातों से साफ पता चलता है ना बीजेपी चर्चा करना चाहती है, ना राहुल गांधी जी चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति दोनों करना चाहते हैं। जनता के बीच में मैसेज दोनों देना चाहते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन तैयार कोई भी नहीं है। ठीक है मनोज जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी चूंकि ये डील अभी पूरा हुआ नहीं है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वर्ल्ड को अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है, तब उनका कब इच्छा होता है टैरिफ लगा देना, किसी को धमका देना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है स्लोली मूव कर रही है, क्योंकि इस पे कल क्या वो फिर इंडिया के बारे में क्या बोल देंगे, जो अगर एग्रीमेंट भी होता है बिल्कुल। तो अब दोनों- कांग्रेस के हिसाब से अगर सरकार चलाई जाए तो मुझे लगता है जो वेनेजुएला का हाल हुआ था ना, वही यहाँ पर भी ट्रम्प साफ कर देते। अब सब चीज सोच समझ के की जाती है ना। अब द्विवेदी जी तो ये चाहते हैं कि बिल्कुल सरेंडर नहीं है राहुल जी, नरेंद्र सरेंडर नहीं है। नहीं वो तो दिखता ही है। ध्यान करिएगा। बताइए, नरेंद्र सरेंडर हेमचंद नहीं जी। है। देखिए कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, आज देश को आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास है, और वो विश्वास लगातार हर जगह इलेक्शंस में दिख रहा है और लोगों की चर्चा परिचर्चा में भी दिख रहा है, हमारी इकोनॉमी के कॉन्फिडेंस में दिख रहा है, हमारे देश के विकास में दिख रहा है, हमारे देश में जिस तरीके से आज हर सेक्टर में प्रगति है। विषम परिस्थिति है, पूरे विश्व में युद्ध हो रहे हैं, पूरा विश्व में इधर से उधर सभी में लड़ाइयां हो रही हैं, उस परिस्थिति में आज हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो वो एक अच्छे नेतृत्व का परिणाम है। आज ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि हम अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। आज स्पेस में भारत अलग से आयाम कर रहा है और आज हम बहुत सारे फील्ड में लीड कर रहे हैं और आने वाले समय में हम विश्व को दिशा देंगे, ऐसा एक पूरा पाथ रोड मैप सबको दिखाई दे रहा है। आज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बन चुका है। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल में काम हुआ है, उसमें बूस्ट मिला है, ठीक है। बढ़ावा मिला है, देखिए अब तेजी ये से आगे सब बढ़ेंगे। नहीं, ये सब जानते हैं खेमचंद जी, लेकिन बार बार ये आरोप, देखिए आज भी आरोप लगा दिया द्विवेदी जी ने कि बोलने नहीं दिया जाता है। ये क्या पूरा मसला है? देखिए आपके कहने के अनुसार मैंने द्विवेदी जी को डिस्टर्ब नहीं किया, उनको बोलने दिया, और अभी आप कंपेयर करेंगे आपकी डिबेट में द्विवेदी जी ज्यादा बोल रहे हैं, ऐसे राहुल जी को भी समय मिला। राहुल जी को तो समय एलोकेटेड हुआ, उनको बोलना नहीं है। मतलब जबरदस्ती एक तरीके से कांग्रेस माहौल बनाती है, आप ये कह रहे हैं? साजिश का लेवल, प्रद्युम्न जी, साजिश का लेवल इतना हो गया कि प्रधानमंत्री ना बोले, इसीलिए महिला सांसदों को आगे कर दिया। प्रधानमंत्री की सीट को घेरने का काम ये पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार हमारी डेमोक्रेसी में ऐसा हुआ कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री की सीट का घेराव, जो अपने आप में जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश की उन्होंने इमरजेंसी लगा के डेमोक्रेसी की हत्या की, वैसे ही पार्लियामेंट सिस्टम की हत्या करने का काम राहुल गांधी जी ने करवाया। बताइए द्विवेदी जी। बताइए ना, बड़ा हास्यास्पद बात है। लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी, मैंने उनको बताया, वो नहीं आए। 3 महिलाओं की दांतों से खतरा था उनको, 3 महिलाओं से डर गए। 56 इंच की छाती बताते हैं, विश्वगुरु बताते हैं अपने आप को, बहुत ताकतवर बताते हैं, अरे आप और तो पता नहीं क्या क्या महिलाओं से क्या लड़ना था?
अरे आप आपने लोग महिलाओं से डर गए तो तो लड़ना द्विवेदी था। जी, आप लोग तो अरे पेपर फाड़ के फेंक देते हैं, पता नहीं उसकी जगह क्या फेंक दे, आपका भरोसा भी तो नहीं है कांग्रेस वालों का। बैठे हुए हैं शर्मा जी और फिर आप हमारे मनमोहन सिंह जी नहीं बहुत डरे ही थे। बेशर्मी से किस मनमोहन तरीके से सिंह जी को कांग्रेस कितना घेरा था? कह रही है कि अब महिलाओं वीडियो से डर दिखा गए। दीजिएगा। अरे वो कोई गलतियों दुश्मन है सच्चों क्या? में सांसदों ने लेकिन जिस मनमोहन तरीके सिंह जी से को तारीफ घेर करके दिया था। आपने नहीं, नहीं आदरणीय थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं, जी नहीं थे। आप मतलब अरे पीएम के लोकसभा स्थान अध्यक्ष को ने घेरने का कभी काम नहीं किया लोकसभा और वहां अध्यक्ष पे ने कुछ कभी नहीं ऐसी कहा। घटना घटाने का आप लोगों ने षड्यंत्र रचा प्रधानमंत्री जो हमारे अरे संसदीय लोकसभा सिस्टम अध्यक्ष के की लिए, पीठ के पीछे हमारी पूरी आसन के परंपरा पीछे के लिए, बैठ के हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए सरकार चलाएंगे बहुत क्या? ज्यादा शर्मिंदगी वाला हो लोकसभा सकता अध्यक्ष था। चलाएंगे। उसको बचाने के लिए ओम बिरला जी ने प्रधानमंत्री को इन्फॉर्म किया और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिसीजन लिया कि वहां पे मैं जाऊंगा नहीं, महिलाओं के साथ कंफ्लिक्ट नहीं करूंगा, महिलाओं को आगे करके आपने अपनी जो षड्यंत्रकारी मंशा है वो देश के सामने प्रस्तुत की है। और ये सब देख रहे हैं कि महिलाओं को जिस तरीके से आपने ढाल के तौर पे उपयोग किया, क्योंकि आपके पास चर्चा के लिए फैक्ट्स और फिगर नहीं थे, आप मुंह की खाने वाले थे, इसीलिए आपने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बोलने नहीं दिया। ये अरे बहुत ही बोलने दीजिए ना दुर्भाग्यपूर्ण द्विवेदी है, जी। देश आपको माफ नहीं करेगा। उनकी जान को खतरा था, लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं। हम तो नहीं द्विवेदी कह रहे जी, हैं। मैं आपको एक और सजेशन पीठ के दूं। पीछे आ सकते हैं द्विवेदी जी, अरे आप 4 अगर सदस्य दीजिए। जितनी अभी आप बम फोड़ने का काम करते हैं, जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ना आप, अगर इतनी अपनी राजनीति बचाने के लिए चीजों को जमीन पे उतारे ना, तो शायद कांग्रेस की दुर्दशा जो हो रखी है उसमें सुधार आ जाए। तो आपकी सलाह का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आप हमारे फेवर में बोले और चैनल आपका हमारे फेवर में बोले। जब सरकार आएगी आप भी हमारी भाषा बोलने लगेंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, चैनल को किसी का आवश्यकता नहीं है। वो तो आप जबरदस्ती, जब आप प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ते तो मीडिया को आप कहां से छोड़ेंगे झूठे आरोप लगाने में? वो तो खैर आप लोगों की पुरानी आदत हो गई है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, अब ये सपना तो मुझे लगता है कि शायद आप 16 मीडिया जो आप लोग चलाते हैं ना, गोदी मीडिया, पूरी दुनिया में गोदी मीडिया कहा जाता है, भारत में नहीं कहते, पूरी दुनिया कहती है। नहीं तो वो पप्पू से फिर भी अच्छा टैग है, वो पप्पू से फिर भी अच्छा टैग है। अरे गप्पू से ज्यादा तो नहीं है, वो अच्छा टैग है फिर भी। और खैर आपके टैग की आवश्यकता भी नहीं है हमको। अब जब जीत नहीं पाते हो तो ईवीएम, मीडिया, अब इन पर आरोप लगाना नहीं। अब संदीप जी अब देखिए ना, अब जब जीत नहीं पाएंगे तो ईवीएम हैक कर ली गई, उसके बाद एसआईआर का ड्रामा शुरू कर दिया और अब मीडिया पर, खैर मीडिया पर तो कई सालों से आ ही रहे हैं। अब जीत अपनी नीति से नहीं पाते हैं, अब इसमें मीडिया क्या कर सकती है? मान के चलिए अगर मीडिया दिखा भी रही है बीजेपी को, अच्छा काम कर रही है बीजेपी, तो वोट तो जनता देने जाएगी ना, मीडिया थोड़ा देने जाएगी वोट को। बांग्लादेश को कर दिया, एक आदमी के न रहने पर आपने पूरा का पूरा बांग्लादेश के साथ खेलना बंद कर दिया। आज पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हैं, क्यों गलबैयां कर रहे हैं? अब आपका सिंदूर मिशन खत्म हो गया क्या? सिंदूर मिशन जारी है कि सिंदूर कहां से हो रहा था? पाकिस्तान से हो रहा था, बांग्लादेश से हो रहा था? अरे तो भाई बांग्लादेश के एक आदमी को आपने कर दिया, केवल आप 2-3 हत्याएं हो गई तथाकथित जो आप लोग कहते हैं, और आप देखिए उसके बाद आपने एक लोगों को हटा दिया, उसके साथ नहीं खेले। पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हो आप? शर्मिंदगी वाले बयान मत दो 2-3 लोगों का, वहाँ सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई हैं, हजारों लोगों की हत्याएं पहले हुई हैं, 2-3 लोगों की। बांग्लादेश के हिंदुओं के गांवों पे आप इस तरीके से नमक न छिड़ो। आज सरकार पूरा पूरी जानकारी लेके आएगी द्विवेदी जी, आप लोगों पूरी जानकारी लेके आएगी द्विवेदी जी। सुदर्शन न्यूज ने बेबाकी से सब तस्वीरें वहां की भी दिखाई हैं, पूरी जानकारी दी है। अगर इतनी जानकारी आप लोगों को होती ना, इतनी जानकारी आप लोगों को होती। अच्छा, एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी ने बम फोड़ा, रैली निकाली, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, उसके बाद क्या हुआ उस मामले का? उस मामले का क्या हुआ? उस मामले का क्या हुआ? एक बार बोला फिर गायब हो गए। बोली संदीप जी, अभी भी हम जारी है, दिख रहा है वो तो। हमारे कार्यकर्ता 4 दिन की चांदनी फिर काली रात, बस वही वाली कहानी हो गई आप लोगों की। संदीप जी बोलिए। अरे हमें तो ऐसा लगता है जैसे मोदी के आप मोदी के यहाँ पे भाजपा के हेमचंद शर्मा जी नहीं है, शर्मा जी यहाँ पर प्रवक्ता है भाजपा की। सच्चाई बोलेंगे तो झूठ लगती है आपको। खैर बोलिए संदीप जी, बात पूरी कीजिए। अरे तो आप तो पूरा, अरे आप बोलिए, द्विवेदी जी बोलते रहेंगे, आप बोलिए। कांग्रेस में इतनी व्याकुलता हो गई है, कांग्रेस हर चीज को जानना चाहती है और बोलना चाहती है। अब नॉन स्टॉप बोलेगी कांग्रेस, आप 2 प्रवक्ता बोलेंगे, आप बोलेंगे और नॉन स्टॉप बोलेगी कांग्रेस, तो बोलेंगे आप 2 ना सिर ना पैर बातों का, लेकिन बोलना जरूर है, बिना सिर पैर की बातें करनी है। आप कौन के पास सिर? चलिए बोलिए संदीप जी। 18% टैरिफ हो गया, 3.3 से बढ़कर 18 हो गया। संदीप जी समय कम है, जल्दी बोलिए।
देखिए द्विवेदी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप और बीजेपी मेन मुख्य पार्टी है हिंदुस्तान में जो राजनीति करते हैं, जो देश को प्रधानमंत्री देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात माननी पड़ेगी कि जो कांग्रेस का कोर वोट होता था, एक समय तक कांग्रेस को ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था। इंदिरा गांधी के टाइम में 19 मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे, लेकिन ऐसा क्या वजह रही कि धीरे धीरे ब्राह्मण भी शिफ्ट हो गया, धीरे धीरे दलित भी शिफ्ट हो गया, धीरे धीरे दूसरे लोग। तो मुझे लगता है कांग्रेस को इन चीजों पे मंथन करने की जरूरत है। जब तक कांग्रेस अपने कोर वोट को वापस लेकर के नहीं आएगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि केंद्र में वो झंडा बुलंद कर सकती है या सरकार बना सकती है। खाली मीडिया को टारगेट करने से या इस तरीके की बातें करने से कांग्रेस का भला नहीं होने वाला है। बताइए। वोट लेते हैं ब्राह्मणों का, सवर्णों का, और वोट और कोई मुख्यमंत्री बनाते हैं सवर्णों का। नहीं, अब वो आपके सपने हैं, वो कर पूरे मुश्किल हो पाएंगे क्योंकि जनता को फैसला करना है। चलिए ठीक है, अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा बीजेपी ने साफ तौर पर चुनौती कांग्रेस को दे दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस चुनौती को स्वीकार करती है कांग्रेस या फिर नहीं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।